हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे विजन आईएएस का जो पीटी के लिए पॉलिटी का सेक्शन है, ये पॉलिटी सब्जेक्ट है। और 365 जो आता है, जो यूपीएससी के एग्जाम के पीटी के पहले जो आता है, उसका हम आज बुक देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। संविधान से संबंधित मुद्दे के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप सजेशन हमें दे सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मूल ढांचे के सिद्धांत। संविधान से संबंधित मूल ढांचे का सिद्धांत है, बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसमें देख लेते हैं सुर्खियों में क्यों है, इसके बारे में है। तो केशवानंद भारती निर्णय जो 1973 में आया था, उसका 50 वर्ष पूर्ण हो चुका है। ठीक है, और इसमें क्या केशवानंद भारती के निर्णय में क्या कहा गया था, तो मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, केशवानंद भारती वाद 1973 के बारे में क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह वाद केरल सरकार के विरुद्ध दायर एक याचिका से संबंधित था। केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 के तहत केरल सरकार द्वारा जमींदारों और मठों के पास मौजूद भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार के इस निर्णय को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में चुनौती दी गई। ठीक है, याचिका में राज्य सरकार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 31 में निहित मूल अधिकारों फंडामेंटल राइट्स के अतिक्रमण का आरोप लगाया गया। ठीक है, और इस बात की सुनवाई 13 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई थी। यह सुप्रीम कोर्ट में गठित अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी। ठीक है, इस बात से जुड़े कुछ मुख्य प्रावधान क्या क्या थे, देख लेते हैं। मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में 24वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा गया था। साथ ही यह निर्णय दिया था कि संसद को संविधान के किसी भी या सभी प्रावधानों मूल अधिकार सहितों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, और बशर्ते संशोधन द्वारा संविधान की मूलभूत विशेषताओं या मूल सिद्धांतों में परिवर्तन या उसकी क्षति अथवा लोप नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले गोलकनाथ बाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है। ठीक है, और 368 कहाँ से लिया गया है, तो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, और कोर्ट ने यह भी कहा था कि संविधान के तरह गारंटीकृत मूल अधिकारों को संविधान संशोधन द्वारा निरस्त या सीमित नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंद भारती ने बोला कि सीमित किया जा सकता, लेकिन मूल ढांचों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति क्या थी, तो जुडिशियल रिव्यू किया था। तो कोर्ट ने निर्णय दिया कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, अन्य निर्णय में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति को कम करने वाले हिस्सों को छोड़कर 25वें तथा 29वें संविधान संशोधन के अन्य भाग की वैधता को बनाए रखा। साथ ही यह भी कहा कि उद्देशिका प्रेम्बल संविधान का एक भाग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, मूल ढांचे के सिद्धांत के बारे में कहा गया। मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुसार संविधान में कुछ ऐसी मूलभूत विशेषताएं विद्यमान है जिन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कहीं भी मूल ढांचा पद का उल्लेख नहीं किया गया है। ये भी है। मूल ढांचे के सिद्धांत का महत्व क्या है, देख लेते हैं। यह संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को उचित रूप से नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज बना रहे, साथ ही अपने मूलभूत मूल्यों और सिद्धांतों को संरक्षित करते हुए समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। इसके तहत कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण जैसे सिद्धांतों को मूल ढांचे में शामिल किया गया है। ये भारत में संवैधानिक कानून का आधार बनाए गए हैं।
ठीक है। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान का संघीय ढांचा कमजोर न हो। यह संविधान की व्याख्या करते समय भारतीय न्यायपालिका के दृष्टिकोण को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जान लेते हैं मूल ढांचे के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, जान लेते हैं कि क्या क्या था। तो A.K. गोपालनवाद ने 1950 में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, एक सीरीज पूछ लेता है कि A.K. गोपालन और कि शंकरी प्रसाद एंड जो 4 ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे कि सीरीज कौन पहले हुआ था या कौन बाद में हुआ था, ऐसे करके भी हो जाता है। देख लेते हैं। A.K. गोपालनवाद ने 1950 में तथा शंकरी प्रसाद का कितना कब हुआ था, तो 1951, और सज्जन सिंह बाद ने 1965 में हुआ था। ठीक है। और इसमें क्या है कि संसद मूल अधिकार, ये तीनों को क्या कहना, तीनों के वजह से क्या हुआ था, संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधित कर सकती हैं, ऐसा कहा गया था। गोलकनाथ बनाम गोलकनाथ 1967 का है कहना कि अनुच्छेद 368 ने संसद को संशोधन की शक्ति प्रदान नहीं करती है। ठीक है। और संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। किसने बोला था, तो गोलकनाथ ने, कि संसद द्वारा मूल अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता। फिर 1971 में 2 संविधान संशोधन हुआ, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम और 25वें संविधान संशोधन अधिनियम। 24वें में कहा गया था संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अधीन विधि नहीं है, इसलिए संसद संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है। और संविधान संशोधन 25वां का क्या करना है, धारा 2 के तहत उचित मुआवजे के साथ संपत्ति के मूल अधिकारों में कटौती की गई है। धारा 3 में है के तहत नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। और अनुच्छेद 39B और 39C के न्यायिक समीक्षा की शक्ति को समाप्त कर दिया गया है। अब केशवानंद भारती बनाम केरल जो हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं कि नागरिकों को मौलिक अधिकार सीमित है। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। 1971 में ही था। और केशवानंद भारती केस के बारे में अब सब हम डिटेल्स पढ़ लिए हैं। ठीक है। हाँ, ये भी जानना जरूरी है कि कुछ सिद्धांत जो वर्तमान में मूल ढांचे का भाग है। तो मूल ढांचे का भाग क्या क्या है देख लेते हैं। भारत की संप्रभुता, नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, कल्याणकारी राज का निर्माण, संविधान की सर्वोच्चता, गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार, संविधान का पंथ निरपेक्ष और संघीय स्वरूप, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथकीकरण, राष्ट्र की एकता और अखंडता, न्यायिक समीक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में सामंजस्य व संतुलन आदि। ये है मूल ढांचा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता, मूल ढांचा सुर्खियों में क्यों है, तो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघवाद में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता भी संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। ठीक है। और अन्य संबंधित तथ्य क्या है, कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाते हुए न्यायपालिका से संबंधित कुछ सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है। इनमें शामिल है क्या क्या है देख लेते हैं। जिला न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बीच वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवा शर्तों के मामले में देश भर में एकरूपता बनाए रखी जानी चाहिए। शक्तियों का पृथकीकरण, न्यायपालिका के पदाधिकारियों को विधायिका और कार्यपालिका के कर्मचारियों से अलग माना जाना चाहिए। पदनाम और सेवा शर्तों में एकरूपता। एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ है कि एक राज्य के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें अन्य राज्यों में समान पद पर नियुक्त न्यायाधीशों की सेवा शर्तों के समान होनी चाहिए। ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पे हाई कोर्ट के बाद क्या होता है, जिला एवं सत्र न्यायालय, और उसके अंदर में क्या होता है, सिविल दीवानी मामला, अधीनस्थ न्यायालय और मुंसिफ कोर्ट। और इसमें क्रिमिनल फौजदारी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत होता है और न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत होता है।
जिला न्यायालय में क्या क्या है? जिला न्यायाधीश जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी होते हैं। अधीनस्थ न्यायपालिका का संगठनात्मक ढांचा, आधिकारिक एवं और नामकरण राज्य निर्धारित करते हैं। इस कारण से जिला न्यायालयों की स्थिति एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग हो सकती है। जिला न्यायालय मुख्यतः त्रिस्तरीय ढांचे पर आधारित है। ठीक है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थान, पोस्टिंग और पदोन्नति हाई कोर्ट के परामर्श से राज्य सरकार का राज्यपाल करते हैं, राज्य का राज्यपाल करते हैं। ठीक है। अब अनुच्छेद 370 के बारे में बताया गया है, निरस्त हुई है। ठीक है। सुर्खियों में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसलों को बरकरार रखा है। गौरतलब है कि 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा की स्थिति को समाप्त कर दिया था। अन्य संबंधी तथ्य क्या है? 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू आदेश 2019 को जारी किया था। इस आदेश में कहा गया था कि भारतीय संविधान के प्रावधान बिना किसी अपवाद के जम्मू और कश्मीर राज्य में भी लागू होंगे। इसके अलावा संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को पारित कर लागू किया था। इसके तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को निम्नलिखित 2 केंद्र शासित प्रदेश यूटीज में विभाजित कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। याचिकाकर्ताओं ने संघ की इस कार्रवाई की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या लिया है? सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2019 में जारी राष्ट्रपति की उद्घोषणा को बरकरार रखते हुए कहा कि 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बाद उसकी स्वयं की कोई संप्रभुता नहीं रह गई थी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 संविधान में एक अस्थायी व संक्रमणकालीन प्रावधान था। कोर्ट ने कहा कि संसद किसी भी राज्य से उसका कोई राज्य क्षेत्र अलग करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। ये रूल है हमारे संसद में। ठीक है। संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य से किसी क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्से को आपस में मिलाकर या किसी भी राज्य क्षेत्र को किसी भी राज्य के हिस्से में मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 3 के स्पष्टीकरण के अनुसार अनुच्छेद 3A में प्रयुक्त शब्द राज्य में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने SR बम्बई मामले पर दिए गए अपने फैसलों को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति की कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। ठीक है। अनुच्छेद 370 के बारे में जान लेते हैं। ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है? विलय पत्र। अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक कौन थे? हरि सिंह ने AIO पर हस्ताक्षर किए। इस विलय पत्र के माध्यम में वह अपने राज्य को भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल करने के लिए सहमत हो गए थे। जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब अनुच्छेद 370 को संविधान के भाग 21 में जोड़ा गया था। भाग 21 का शीर्ष है अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध। क्या है? भाग 21 का है। ठीक है। अनुच्छेद 370 रक्षा, विदेश मामले, वित्त और संचार को छोड़कर अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिए संसद को राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता थी। ये था कितना? 370 में। भारत संविधान का अनुच्छेद 35A, यह अनुच्छेद 370 से ही उत्पन्न हुआ था। अनुच्छेद 35A में जम्मू कश्मीर राज्य के अस्थायी निवासियों या उसके विशेष अधिकार और उन्हें मिलने वाली विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया गया था। ठीक है।
अनुच्छेद 3 का क्या कहता है देख लेते हैं। यह प्रावधान करता है कि संसद कानून द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और मौजूद राज्य के राज्य क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है। माफ कीजिएगा। अनुच्छेद के पहले हिस्से में कहा गया है कि उपयुक्त कानून के लिए किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। यदि विधेयक किसी राज्य क्षेत्र, सीमा या नाम को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल के विचार के लिए उसे भेजा जाना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 सुर्खियों में क्यों है ये भी जान लेते हैं। हाल ही में संसद द्वारा पारित किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एनसीटीडी संशोधन विधेयक 2023 को राष्ट्रपति से अनुमोदित प्राप्त हो गया है। वह विधेयक अधिनियम बन गया है। क्या है ये? तो एनसीटीडी क्या है? संशोधन अधिनियम के कुछ मुख्य प्रावधान के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण इस अधिनियम में नासा NCCSA के गठन का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य सेवाओं से संबंधित कुछ मामले जैसे ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस एवं अन्य महत्वपूर्ण मामले पर दिल्ली के LG को सिफारिश करना है। ठीक है। NCCSA के सभी निर्णय उपस्थित और मतदान करने, थोड़ा ब्लर हो गया है, समझ नहीं आ रहा क्या है इसमें। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। दिल्ली में प्रधान गृह सचिव और मुख्य सचिव दोनों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। एलजी की शक्तियां क्या क्या है? ऐसे मामले में जिनमें एलजी पूर्णतः या अपने विवेक से कार्य कर सकता है निम्नलिखित है। क्या क्या है? ऐसे मामले जो दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता के बाहर है किंतु एलजी को सौंपा गया, या ऐसे मामले जहां एलजी को कोई न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। एलजी की प्रमुखता क्या है? यह कानून एलजी के विवेकाधिकार का विस्तार करता है। इसके तहत नासा की सिफारिशों को स्वीकार कर सकता है या उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। एलजी NCCSA के बीच मतभेद होने की स्थिति में एलजी का निर्णय अंतिम होगा। मंत्रियों द्वारा मामलों का निपटान। कुछ विशेष मामलों में आदेश जारी करने से पहले दिल्ली सरकार के मंत्रियों को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के माध्यम से उन्हें उन मामले को एलजी की राय हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ये मामले निम्नलिखित से संबंधित हो सकते हैं। दिल्ली में शांति व्यवस्था, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट या अन्य राज्य सरकार के बीच संबंध, विधानसभा सत्र को बुलाना, सत्रावसान एवं विघटन तथा ऐसे मामले जिन पर एलजी को अपने विवेकाधिकार से आदेश देना है। ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी दिल्ली की शासन व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश यूटी, ये क्या है? दिल्ली का एक यूटी है के रूप में वर्गीकरण। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत दिल्ली को एक यूटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ध्यातव्य है कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत किया गया है। ठीक है। इस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि यूटीज का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा किया जाएगा। विशेष दर्जा। एस बालकृष्णन समिति की सिफारिश के बाद 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। साथ ही इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCTD के रूप में नामित किया गया था। ठीक है। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 339 AA को जोड़ा गया और दिल्ली को विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद से युक्त एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
उपराज्यपाल एलजी को दिल्ली के प्रशासक के रूप में नामित किया गया। वह दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श से कार्य करता है। दिल्ली विधानसभा की शक्ति क्या है? दिल्ली विधानसभा के पास पुलिस, लोक व्यवस्था, भूमि को छोड़कर राज्य सूची की व समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। तो दिल्ली में जो पुलिस होते हैं, लोक व्यवस्था या भूमि है जो केंद्र सरकार के अधीन आता है। संसद दिल्ली से संबंधित राज्य और समवर्ती सूची के विषय पर सभी विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है। GNCTD अधिनियम, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1951 के तहत दिल्ली विधानसभा और दिल्ली सरकार के कामकाज के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। ठीक है। हाँ, दिल्ली के सरकार के प्रशासन का विकास हुआ है तो देख लेते हैं। इसे भाग सी राज्य बनाया गया था 1951 में। 1952 में क्या हुआ था? निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा का सृजन किया गया था 1952 में। 1956 में क्या किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत दिल्ली को यूटी का दर्जा दिया गया था। तो यूटी का दर्जा कब दिया गया था? 1956 में। 1966 में दिल्ली को सीमित प्रतिनिधि सरकार प्रदान करने के लिए दिल्ली प्रशासन अधिनियम पारित किया गया था 1966 में। 1991 में 69वां संविधान संशोधन और GNCTD अधिनियम 1991 पारित किए गए थे। ये एग्जाम में आता है, ठीक है, कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कब घोषित किया गया था या कौन सा संविधान संशोधन है, तो 69 में। ठीक है। और 2021 में क्या हुआ? GNCTD संशोधन अधिनियम 2021 पारित किया गया। अब देख लेते हैं दूसरा टॉपिक है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये क्या है? सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध का केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उपयोग किया जाना चाहिए। ये है क्या, उसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ होता है अपराध करने से पहले ही किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेना जो कानून और व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अभी तक कोई अपराध नहीं किया होता है, लेकिन प्राधिकारियों को लगता है कि वह ऐसा कर सकता है। ऐसे में व्यक्ति द्वारा भविष्य में किसी अपराध को अंजाम देने से रोकते हुए तो उसे डिटेन गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है। इसके तहत व्यक्ति को बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत में रखा जाता है। भारत का संविधान अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत गिरफ्तारी तथा हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर संविधान के ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अनुच्छेद 22(3) में लिखा हुआ है। ठीक है। संसद को भारत की रक्षा, विदेश मामले और सुरक्षा से जुड़े मामले के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी कानून बनाने का अनन्य प्राधिकार प्राप्त है। राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखने तथा आपूर्ति और सेवाओं के रख रखाव से संबंधित मामलों के लिए संसद के साथ साथ विधानमंडल भी कानून बना सकता है। ठीक है। निम्नलिखित कुछ कानून है जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधान किए गए हैं। तो दंड प्रक्रिया संहिता, नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम आदि। ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 22(1) के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों के जानकारी दिए बिना उसे कस्टडी में रखकर डिटेन नहीं किया जा सकता है या अपनी रुचि के वकील के परामर्श करने या बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 22(2) में क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है या कस्टडी में रखकर डिटेन किया गया है उसे ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 22(3) में कहा गया है उपयुक्त 2 खंडों उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जो उस समय भारत के लिए किसी शत्रु देश का नागरिक है या जिसे किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत गिरफ्तार या डिटेन
किया गया हो। ठीक है, अनुच्छेद 22 को 24 में लिखा हुआ है क्या, किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक किसी की अधिक की अवधि के लिए डिटेन नहीं किया जा सकता है। हालांकि सलाहकार बोर्ड यह पुष्टि कर दे कि इस तरह के डिटेंशन के लिए पर्याप्त कारण मौजूद है तो किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक के लिए डिटेन किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 22(7)(b) में लिखा हुआ है, किसी भी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना 3 महीने से अधिक समय के लिए डिटेन किया जा सकता है यदि संसद कानून द्वारा यह प्रावधान करती है कि ऐसे डिटेंशन की अधिकतम अवधि कितनी होगी तथा परिस्थितियां, व्यक्तियों के वर्ग और ऐसे मामले जिन पर ऐसा कानून लागू हो सकता है। ठीक है, अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के संबंधों में कोर्ट के मुख्य निर्णय क्या क्या हैं तो ये भी देख लेते हैं। AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम को स्वीकृति दी थी। ठीक है, सिब्बन लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत डिटेंशन करने की वास्तविकता या डिटेन करने के लिए कोर्ट में पेश तथ्यों की जांच करने में सक्षम नहीं है। शंभुनाथ शंकर बनाम पश्चिम बंगाल राज्यवाद ने कहा था, हालांकि प्रिवेंटिव डिटेंशन की अवधारणा अपने आप में कठोर है और संविधान में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, लेकिन कभी कभी देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा इस तरह के अत्यधिक कठोर कदम उठाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब व्यक्तित्व अधिकार पर्सनालिटी राइट्स के बारे में क्या है देख लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड की एक प्रसिद्ध अभिनेता व्यक्तित्व अधिकार को किसी तीसरे पक्ष द्वारा दुरुपयोग किए जाने से संरक्षण प्रदान किया है। व्यक्तित्व अधिकार के बारे में जान लेते हैं क्या है। व्यक्तित्व अधिकार से तात्पर्य किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार या संपत्ति के अधिकार के तहत उसे व्यक्तित्व की रक्षा करने के अधिकार से है। व्यक्तित्व अधिकार नाम, आवाज, हस्ताक्षर, छवि या जनता द्वारा आसानी से पहचाने जाने वाली किसी अन्य विशेषता को व्यक्त करते हैं जो कि सेलिब्रिटी आदि के व्यक्तित्व का प्रतीक है। भारत में व्यक्तित्व अधिकार क्या है। देश में व्यक्तित्व अधिकार या उसके संरक्षण या किसी भी कानून में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि निजता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार में इसके तत्व विद्यमान हैं। भारत में व्यक्तित्व अधिकार में निम्नलिखित 2 प्रकार के अधिकार शामिल है। पब्लिसिटी का अधिकार, राइट टू पब्लिसिटी, यह किसी व्यक्ति की छवि एवं अन्य विशेषताओं को बिना उसकी अनुमति या संविदात्मक मुआवजों के व्यावसायिक रूपों से दुरुपयोग होने से बचाने के अधिकार से संबंधित है। यह ट्रेडमार्क्स अधिनियम 1990 को कॉपीराइट अधिनियम 1957 द्वारा जैसे कानूनों द्वारा शासित होता है। निजता का अधिकार क्या है तो इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बिना उसकी अनुमति के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन न करने का अधिकार शामिल है। निजता का अधिकार मोटे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 और न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी सेवानिवृत्ति मामले में 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के तहत शामिल किया गया है। मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकार, प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 यह कानून इस अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ गणमान्य व्यक्तियों के नाम और प्रतीकों के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाती है। भारतीय दंड संहिता IPC, यदि कोई व्यक्ति किसी मात्रक या उससे परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करता है या अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करता है तो वह भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि मुकदमा दायर किया जा सकता है। ठीक है, फ्रेंड्स, आज हम यहाँ इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे कि क्या है आगे का टॉपिक। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।